चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं इसके झांसर का जो प्रैक्टिस सेट है, वो प्रैक्टिस सेट हम 13 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस सेट 13 करने वाले हैं बाई RK सिंह सर। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ जाइए। मैं PDF वहां डाल देता हूं, आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि एक ताश की गड्डी को फेंकने पर 4 पत्ते अचानक गिर जाते हैं। इस बात की संभावना ज्ञात करें कि गिरे हुए पत्तों में से प्रत्येक पत्ता अलग अलग होना चाहिए, अलग रंग का होना चाहिए। देखिए, ताश की गद्दी में अगर बात की जाए तो क्या रहता है? चिड़ी का रहता है, ईंट रहता है, पान रहता है और हुक्म रहता है। क्या रहता है? हुक्म का। ये 4 पत्ते 4 कलर के होते हैं, ठीक है। 2 इसमें लाल होते हैं और 2 काले होते हैं, ठीक है। यानी ये लाल काले 2 रंग के होते हैं। अगर चिड़ी की बात की जाए तो 13 होता है, ईंट की बात की जाए तो 13 होता है, पान के पत्ते की बात की जाए तो 13 होता है और हुक्म के पत्ते की बात की जाए तो 13 होता है। यानी ताश के पत्ते में, टोटल ताश के पत्ते में कितने पत्ते होते हैं? तो 52 पत्ते होते हैं। अब देखिए क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है शर्त बटा टोटल संख्या जो दिया रहता है, टोटल जो संख्या होता है वही होता है। अब 13 में से एक गिरने की संभावना क्या होगी? 13C1 होगी। फिर इसमें से 13 ईंट की पत्ता गिरने की संभावना क्या होगी? 13C1 होगी। पान की पत्ता गिरने की संभावना क्या होगी? 13C1 होगी। हुक्म की पत्ता गिरने की संभावना क्या होगी? 13C1 होगी। और टोटल कितने पत्ते हैं? 52। तो 52 पत्तों में से 4 गिरने की संभावना क्या होगी? 52C4 होगी। बस हमसे पूछा है, यही बता देना। 13C1 का मतलब हो गया 13 गुना 13 गुना 13 गुना 13 बट्टा 52C को हम 52C4 ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा 13 के पावर 4 52C4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को हमें इतना सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं थी। हमने क्वेश्चन देखा, हम जानते हैं कि 13 13 करके होता है, ठीक है। यानी कि 13 के पावर 4 है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और नीचे 52C4, देखिए 52 2 ऑप्शन में, एक में 54C2 दिया है, एक में 52C3, तो ये दोनों को तो काट दीजिए। एक में 52C2 दिया है तो 52C2 तो होगा नहीं, तो 52C4 ही होगा। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर होगा। इसको आप देखते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा? कह रहा है कि 2 संख्या एक तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या को हमने मान लिया 100%, ठीक है। तो पहली और दूसरी संख्या का अगर हम अनुपात देख लें तो पहली और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या इससे 30% ज्यादा है तो 130 होगी, और दूसरी संख्या 50% जाता है तो 150 होगी। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या ये कितना ज्यादा है? 130 बट्टा 150 गुना 100 कर दीजिए। 50 दूना 100, 50 तिया 150, 50 दूना 100, ये चला जाएगा 260 बट्टा 3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यानी कि बट्टे में 3 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि सीधी लाइन x + y - 4 बराबर 0, x + y - 4 बराबर 0, 3x - y - 4 बराबर 0 और x + 3y - 4 बराबर 0, तब त्रिभुज बनती है। यानी कौन से त्रिभुज बनेगा? देखिए, इसे हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, या तो एक त्रिभुज बना के, एक त्रिभुज हम बना लेंगे, ठीक है। इसको हम ये मान A B C, और इसको यहाँ दे देंगे, इसको यहाँ दे देंगे, इसको यहाँ दे देंगे। अब इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा वो निकाल लेंगे। A B का रिलेशन निकालेंगे,
बी सी का रिलेशन निकालेंगे, सी ए का रिलेशन निकालेंगे, उसके बाद ये पॉइंट निकालेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, वो हो जाएगा लंबा प्रोसेस। तो हम क्या करते हैं, उससे भी आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन प्रोसेस हो जाएगा लंबा। हम क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, यही स्लोप का ये होता है। अब ये हम वैल्यू लेते हैं 3x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। अब जब हम इससे कंपेरिजन कराएंगे तो ये अगर y इधर कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x माइनस 4 बराबर y। लेकिन हमको क्या करना था, y बराबर एम एक्स प्लस सी में निकालना है। तो m क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, अगर हम यहाँ से m1 की वैल्यू निकाल दें एक m1 करके, तो m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ से हमारा इससे रिलेशन क्या आ गया, m1 बराबर 3। अब हम क्या करते हैं, x प्लस 3y माइनस 4, x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 को y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करते हैं। तो यहाँ से 3y तो हमारा यहाँ रह जाएगा, और y कहाँ चला जाएगा, ये माइनस जाकर उधर प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि 4 माइनस एक्स बट्टा y का मान क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स बट्टा 3। तो y अगर हम देखें तो 4 बट्टा 3 माइनस एक्स बट्टा 3, यानी कि यहाँ से अगर m2 की बात करें तो m2 यानी कि ये m1 हमारा हो गया है, तो ये m2 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3। ठीक है, जब माइनस का 1/3 आ गया तो हम जानते हैं कि m1 इंटू m2 करेंगे, m1 इंटू m2 करेंगे तो ये 3 गुना माइनस 1/3, 3 3 कट जाएगा, माइनस का 1। जब m1 और m2 का गुणनफल माइनस आता है तो m1 और m2 ये क्या हो जाता है, एक दूसरे के लंबवत हो जाता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मान लीजिए एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे है, जब परपेंडिकुलर में क्या होता है, ये कोण होता है 90 डिग्री का हो जाता है। तो यहाँ से कोई भी रेखा खींच देंगे, वो क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये जो त्रिभुज होगा ये समकोण त्रिभुज होगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक खरगोश एक कुत्ते से 100 मीटर आगे है। एक खरगोश जो है, मान लीजिए ये कुत्ता है, ठीक है, ये खरगोश है, खरगोश है। अब कुत्ते से खरगोश कितना आगे है, तो 100 मीटर आगे है। कितना है, 100 मीटर आगे है। उसने पीछे मुड़कर कुत्ते को देखा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागने लगा। यानी किधर भागेगा, कुत्ते की तरफ तो भागेगा नहीं, जान बचा के भागना है तो कुत्ते से आगे भागेगा। और इधर भागने लगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से भागने लगा। ठीक है, भागने लगा, आराम किया तथा आधा मिनट बाद कुत्ते ने खरगोश को देखा। यानी ये जब भागने लगा तो आधा मिनट के बाद कुत्ता ने खरगोश को देखा। ठीक है, उसके बाद 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसका पीछा किया। तो अब वह उसे कब पकड़ लेगा, यानी ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला। देखिए, पहले हम क्या देखेंगे कि खरगोश जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागा है। तो ये आधा मिनट में कितना भागा होगा, क्योंकि एक तो डिस्टेंस हमको दिया है कि ये 100 मीटर चला है, 100 मीटर दूरी पे है, लेकिन आधा मिनट में जो भागा है वो खरगोश की आधा किलोमीटर में, आधा मिनट में कितना दूरी भागा है, तो 12 किलोमीटर पर घंटा है। तो 12 किलोमीटर का मतलब होता है 12,000 मीटर। और इसे किससे भाग देंगे, 60 से, 60 मिनट से भाग देंगे। फिर इसे 1/2 से भाग देंगे, क्योंकि ये आधा मिनट में कितना दूरी तय किया है। अब देखिए, 1 0 से तो 1 0 कट गया, 6 दूना 12, 200, या 2 से कट जाएगा 1, यानी कि आधा मिनट में ये 100 मीटर और दूरी तय कर लिया। यानी कि आधा मिनट में खरगोश मान लीजिए यहाँ आ गया तो 100 मीटर आधा मिनट में ये दूरी तय कर लिया। अब ये टोटल दूरी कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर दूरी ये तय कर लिया। कितना कर लिया, 200 मीटर दूरी तय कर लिया। अब देखिए, 16 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है। तो सापेक्ष चाल क्या होता है, जब वो एक दूसरे तरफ भागते हैं तो चाल क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 16 में से 12 चला जाएगा तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगा।
लेकिन इसे हम मीटर पर सेकेंड में, यहाँ मीटर की बात की गई है तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, तो इसे 4 × 5/18 से भाग देंगे, ये क्या हो जाएगा 20/18 मीटर पर सेकेंड। अब 20/18 मीटर चाल हो गया, ये दूरी हो गया, तो समय क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी हमारा 200 है, चाल है 20/18, तो 20 नीचे रहेगा, 18 ऊपर चला जाएगा, 20 से कट जाएगा 10 बार में, यानी कि 180 सेकेंड में कुत्ता क्या करेगा, उस खरगोश को पकड़ लेगा। तो 180 सेकेंड में कुत्ता उस खरगोश को पकड़ लेगा, लेकिन मिनट में पूछ रहा है, तो 180 सेकेंड मतलब 3 मिनट होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि 8 tan x बराबर 15, यदि 8 tan x बराबर 15 हो तो sin x माइनस cos x का मान क्या हो। देखिए 8 tan x बराबर 15 है, तो यहाँ से tan x का मान क्या हो जाएगा 15/8। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा को देखा जाए तो लंब बटा आधार होता है। हम ट्रिपलेट जानते हैं कि अगर, या नहीं भी जानते हैं तो हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 225 और 64 को जोड़ देंगे तो 5 4 9 6 2 8 यानी 289, यानी कि ये 17 होगा, और 8 15 17 होता भी है। ठीक है, ये ट्रिपलेट होता है 8 15 17। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी 15/7। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण यानी कि 8/17, यानी कि 7/17 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि राम की आयु श्याम से दुगनी है। यदि 10 वर्ष पहले राम श्याम से 4 बड़ा था तो राम और श्याम की वर्तमान आयु क्या हो। देखिए आयु अगर आपका 5 वर्ष है, आपका भाई का 10 वर्ष है, तो ये अंतर अगर 5 साल का है तो 10 वर्ष बाद भी अंतर ये 5 ही साल का होगा, चेंजिंग नहीं होगा। इस चीज़ को आप जान लीजिए, क्योंकि आज अगर मान लीजिए मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा है तो 10 साल बाद भी 2 साल बड़ा होगा, अब 20 साल बाद भी 2 साल बड़ा होगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। राम और श्याम की आयु की बात की गई है। कह रहा है कि 10 वर्ष राम और श्याम की आयु, राम की आयु श्याम से दोगुनी है, यानी कि दोगुनी है। अगर इसका 1 है तो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब कह रहा है ये वर्तमान की बात है, 10 वर्ष पहले कह रहा है कि 10 वर्ष पहले इसका उम्र से क्या हो जाएगा, चौथाई था, 4 बड़ा था। तो राम और श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कितने का अंतर है, तो 3 का अंतर है, और यहाँ पे कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। अंतर हमको समान करना होगा। जब अंतर समान करना होगा तो अगर हम यहाँ 3 से दोनों में गुना कर दें तो ये हो जाएगा 6 अनुपात हो जाएगा, ये अनुपात 3 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर क्या हो गया, समान हो गया। जब अंतर समान हो गया तो इन दोनों में अंतर देखिए 6 4 2। ठीक है, तो 6 और 4 2 का अंतर है कितना साल में, तो 10 साल में। तो 1 साल में कितना का अंतर होगा, 5 साल। तो वर्तमान में इसका उम्र क्या हो जाएगा, राम का 6 5 30, और इसका श्याम का क्या हो जाएगा 5 गुना 3 यानी कि 15 साल। यानी कि श्याम 15 साल का होगा और राम कितना साल का होगा, 30 साल का होगा। तो 15 और 30 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यदि रूट एक्स प्लस 1/√x का मान 5 है तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। अब देखिए हम जानते हैं कि x प्लस 1/x का मान अगर a हो तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होता है, a² - 2 होता है। अगर x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान देखा जाए तो a² - 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 यही होता है। अब देखिए ये रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर 5 है, तो हमसे x प्लस 1/x का वैल्यू पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 50 25 में से 2 गया 3 23। अब यहाँ से x² प्लस 1/x² का मान निकाला जाए तो क्या हो जाएगा 23 का स्क्वायर
माइनस का 2। अब 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, तो 529 माइनस 2 यानी कि 527 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक स्कूल में 20 लड़कियां हैं, यदि उनमें से एक लड़की की आयु 18 वर्ष है, किसी अन्य लड़का द्वारा स्थानांतरित किया जाता है तो रिप्लेस किया जाता है, तो लड़कियों की आयु का औसत 2 माह कम हो जाता है, तो नई शामिल हुई लड़की की आयु क्या होगी। देखिए लड़की टोटल कितनी है, तो 20 लड़की है, ठीक है। अगर एक लड़की से रिप्लेस किया जाता है 2 माह, औसत जो है औसत 2 माह कम हो जाता है, यानी कि 20 लड़की 2 माह कम हो जाता है, 20 तो ना 40 मंथ कम होता है। कितना मंथ कम होता है 40 मंथ। 40 मंथ का मतलब हो गया 12 या 36 यानी कि 3 ईयर 4 मंथ, यही हो गया। तो 18 साल में से 3 ईयर 4 मंथ को हम माइनस कर देंगे तो कितने साल का अंतर आ गया, ये आ जाएगा 18 में से 3 गया 15 यानी कि 14 साल 8 महीना का अंतर आएगा। कितना आएगा 14 साल 8 महीना का अंतर आ जाएगा। 14 वर्ष 8 माह यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एक वृत्त में बनाए गए एक त्रिकोण के 2 कोण 60 डिग्री और 70 डिग्री है। वृत्त के केंद्र में 3 वृत्तखंड द्वारा सबटेंड किया गया कोण का पता लगाइए। ठीक है, मान लीजिए एक ये त्रिभुज है, ठीक है, ये वृत्त में बनाया गया, ठीक है, इसको थोड़ा सही से टच कर लें। मान लीजिए ये ए बी सी है। अगर हम इसे हम कह दें 2 कोण है, अगर हम इसे कह दें ये 60 डिग्री है, इसे कह दें हम 70 डिग्री है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, तो 60 जब 130 डिग्री 2 कोण का मान हो गया तो एक कोण का मान क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, यही होगा। अब कह रहा है कि अगर वृत्त के केंद्र में 3 वृत्तखंड द्वारा सबटेंड किया गया कोण का पता करें। अगर ये वृत्त का केंद्र है और यहाँ से इस तरीके से सबटेंड किया गया है, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा। देखिए क्या होता है, हम जानते हैं कि परिधि पर का कोण, ये कोण जो होता है इसका डबल ये कोण होता है। जो परिधि पर का कोण होता है उसका डबल होता है केंद्र पर का कोण। अगर ये 60 डिग्री अगर ये है तो ये कोण कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ये 70 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 140 डिग्री। और ये अगर 50 डिग्री है तो ये कोण का मान कितना हो जाएगा 100 डिग्री। बस कुछ नहीं करना, यही आपसे पूछा गया था कि तीनों कोणों का जो मान क्या हो जाएगा 120, 100, 140। तो 120, 140 और 100 यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप इसे x मान लें, इसे y मान लें, इसे y z, अगर ये एक त्रिभुज है x y z माने तो इसको भी आपको x y है तो यहाँ हो जाएगा z। अगर आप यहाँ y माने हैं तो x, इसको x है तो इसको आप मान लीजिए z, ठीक है, x y z हो गया। अब इन दोनों का योग देखिएगा, x प्लस z का मान कितना हो गया 60 डिग्री, x प्लस y का मान कितना हो गया, x प्लस y का मान 50 डिग्री, यहाँ से z प्लस y का मान कितना हो गया 70 डिग्री, ठीक है। अब इन सभी को जोड़िएगा तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस y प्लस z बराबर 6 5 11 7 180। तो यहाँ से x प्लस y प्लस z का मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। जब x प्लस y प्लस z का मान 90 डिग्री आ जाएगा तो अगर ये केंद्र का O है तो कोण OAC करके ऐसे निकालना, उसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि जो वृत्त के परिधि पर का कोण होता है वो दुगना होता है केंद्र पर का कोण का। आप अगर पढ़े होंगे तो आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 800 रुपये का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में मिश्र धन 882 हो जाएगा। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखें, यहाँ 800 है और यहाँ 882 है। 2 से काटिए 400 बार में, 2 से काटिए 441 बार में। हम यहाँ रूट ले लेते हैं, जब रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा रूट 441। इसका मतलब 20
इसका मतलब कि कितना का बढ़त हुआ, 1 का बढ़त हुआ किस पे, तो 20 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 20 5 100, यानी कि 5% हमारा रेट आ गया। जब रेट हमारे पास 5% आ गया तो टाइम हमसे पूछ रहा है, टाइम कितना हो जाएगा, यानी कि 2 साल इसका टाइम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 के मूल वाला समीकरण क्या होगा। बहुत ईजी है, हम क्या लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अल्फा का मूल निकालने के लिए हम किससे कंपेरिजन कराते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का मान 0, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। माइनस बी यानी कि माइनस का माइनस 3 बट्टा ए क्या है, 1 है, ये हो गया 3। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बट्टा ए। सी बट्टा ए यहाँ से क्या हो जाएगा, सी क्या है 2 बट्टा ए यानी कि 2। अब हमसे क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 वाला मूल का समीकरण हमको निकालना है। अब देखिए ये हमारे पास 3 आ गया, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मूल निकालना है। तो हम अगर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मूल बराबर 0 निकालें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 3, तो ये हो जाएगा 3 2 5 3 2 5 एक्स प्लस अल्फा इंटू 1 और अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से जब गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा और ये हो जाएगा बीटा प्लस 1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2 है, तो 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3 प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 बराबर 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि राम ने शिव को 3 वर्ष के लिए 6,000 रुपया तथा कृष्ण को 5 वर्षों के लिए 8,000 रुपया एक समान साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दिया। उसने दोनों से कुल 5,220 रुपये ब्याज राशि लिया, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होती है। सिंपल इंटरेस्ट पे क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, PRT अपॉन सर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें साधारण ब्याज कितना मिला है, दोनों से 5,220 रुपया मिला है। पहले लेता है सिर्फ से 6,000 रुपया प्रिंसिपल देता है, 3 साल के लिए देता है, रेट हमको नहीं पता है, बट्टे में 100 प्लस दूसरा देता है 5 साल के लिए 8,000 रुपया देता है, रेट हमको नहीं पता है, बट्टे में 100। इन दोनों से ब्याज कितना वसूलता है 5,220, 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 36 18 180 प्लस 8 5 40, यानी कि 408 बराबर 5,220, यानी कि 580 बराबर 580 आर बराबर 5,220, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 5,220 बटा 580, ठीक है 580। अब 1 जीरो से 1 जीरो हमारा कट गया, ये कितना हो गया, यानी कि ये हो जाएगा 9 बार में कट जाएगा, तो हमारा आंसर रेट कितना आ गया 9% हमारा इसका दर आ गया। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि 3,463 गुना 295 माइनस 18,611 बराबर क्वेश्चन मार्क, उसे x लिख देते हैं और ये आ जाएगा 5,883, ठीक है। इसका मान क्या होगा, इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन आपको आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ओके। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीजों को प्रत्येक को 10,000 की दर पर बेचा। उनमें से एक पर उसे 20% की हानि हुई, दूसरे पे 20% का लाभ हुआ। तदनुसार उसे पूरे सौदे में कितने % की लाभ या हानि होगी। इस केस में हमेशा हानि होता है, इस केस में हमेशा हानि होता है कितना का, तो x² बाई
100% का हानि होता है। तो किसका दिया है 20 का स्क्वायर बट्टे 100 यानी कि 400 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 कट गया यानी कि 4% की हानि होगी। क्या होगी 4% की हानि होगी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि कितने तरीके से 9 व्यक्तियों को एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठाया जा सकता है ताकि किसी भी दो प्रबंधन में एक ही पड़ोसी नहीं रखा जा सकता है। इस तरह अगर मेज में बैठाने का तरीका हो कि कोई भी प्रबंधन जो है एक साथ ना बैठे, ये याद रखिए। इसे निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 फैक्टोरियल n-1। क्या होता है 1/2 फैक्टोरियल n-1 की तरह सजाया जाता है। तो यहाँ पे n की संख्या कितना है 9 है, तो 9 - 1 यानी कि 1/2 फैक्टोरियल 8, यानी कि फैक्टोरियल 8 को हम क्या लिख सकते हैं 8 7 6 5 4 3 2। अब 2 से 2 को काट दिए, अब गुना कर लेंगे 8 7 56, 6 5 30, और सॉरी 8 7 56, 6 5 30, 4 3 12, यानी कि अगर यूनिट डिजिट देखें तो सबके में लास्ट में 0 आ रहा है, यानी कि 12 3 36, 360 गुना 56, यानी कि अगर इसे देखा जाए तो कितना तक आ सकता है 20,160 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि एक दुकानदार 12% की छूट की देकर भी 33% का लाभ कमाता है। तो एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 4,740 रुपया है, उसका दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या हो। देखिए इसे हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका है कोई दुकानदार अगर कोई वस्तु मान लीजिए 100 रुपया में खरीदता है, ठीक है, उसके बाद क्या करता है इस पर डिस्काउंट देता है, यानी कि डिस्काउंट देने के बाद भी अगर उसे प्रॉफिट होता है 100 रुपया में वो सामान खरीदता है, डिस्काउंट देने के बाद भी अगर उसे प्रॉफिट होता है तो उसका एमआरपी हम कैसे निकालते हैं। एमआरपी निकालते हैं हम x × 100 प्लस प्रॉफिट बट्टा 100 माइनस लॉस, इस तरीके से हम निकालते हैं। अब देखिए एमआरपी, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एमआरपी दिया हुआ है। एमआरपी कितना दिया हुआ है, एमआरपी हमारे पास दिया हुआ है 4,740 रुपया। यही कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा x, कितना परसेंट का लाभ होता है तो 33% का, तो 100 प्लस 33। लॉस कितना होता है यानी कि डिस्काउंट कितना देता है, यानी डिस्काउंट देता है 12%, तो 100 माइनस 12। अब ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा 4,740 बराबर 133x बट्टा 88 हो जाएगा। ये 133 से 4,740 जो है ये 35.63 बार में कट जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 35.63 इंटू 88, यानी कि ये 3160 रुपया के आसपास आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 3136 रुपया के आसपास आएगा, 3136 रुपया के आसपास आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि कॉस्ट प्राइस इसका कितना होगा 12% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि वो 88 रुपया का होगा। अगर एमआरपी पे वो 33% लाभ लेता है तो 133 रुपया, और यही 133 रुपया का कितना वैल्यू दिया है एमआरपी का 4,740। तो इसका क्या हो जाएगा, ये एमआरपी के 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 35.63 के आसपास हो जाएगा। तो ये 88 भी कितना 3136 रुपया के आसपास हो जाएगा। तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं और इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादातर फायदा होगा कि आप इस मेथड से निकालें। अगर ये मेथड आप नहीं निकाल पाते हैं तो एमआरपी, अगर कभी कभी एमआरपी भी पूछ लेता है कि एमआरपी क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट जो होगा, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। इसको आप डिस्काउंटेड करिए, ठीक है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि दो रेल जिनकी चाल 3:4 है। 2 रेलगाड़ी है जिनकी चाल जो है 3:4 है, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेल एक खंभे को पार करने में 30 सेकंड लेता है तो वो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगा। अब देखिए
अगर हम ये चाल इसका दिया है 3, इसका चाल दिया है 4, हमें टाइम कितना दिया है 3 सेकेंड, ठीक है। चाल कितना दिया है, टाइम 3 सेकेंड। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो अगर 3 के चाल से, ठीक है, 3 के चाल से 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस दूरी तय करेगा, 9। और ये 3 के चाल से 4 के चाल से 30 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, मान लीजिए 12 मीटर और ये 9 मीटर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 21 मीटर वो दूरी तय करेगा कितने सेकंड में। इन दोनों का चाल का जो अनुपात होगा वो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, 7, यानी कि 3 सेकंड में वो दूरी तय करेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि यदि मीनार की छाया की लंबाई उसके ऊंचाई के √3/2 गुनी है, √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ये देखिए कह रहा है कि एक, मान लीजिए ये एक मीनार है, इसका ऊंचाई 1 है और इसकी जो छाया पड़ रही है ये इसका √3 गुना है। तो हमसे कह रहा है कि उन्नयन कोण क्या होगा, यानी थीटा क्या होगा। हम जानते हैं कि 30 डिग्री के सामने ए होता है और 60 डिग्री के सामने √3 होता है, यानी 30 डिग्री के सामने ए होता है और 60 डिग्री के सामने ए √3 होता है, यानी कि ये 30 डिग्री के सामने हो जाएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को आप इसी तरीके से हल कीजिए, दिमाग में डाल लीजिए। अच्छा 30 डिग्री के सामने ए होता है, 60 डिग्री के सामने ए √3 होता है। अब हमसे कह रहा है ये थीटा के सामने इसका उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, तो ये थीटा यानी कि ये 1 है, यानी कि ये थीटा का वैल्यू 60 होगा और इसका मान 30 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री तो होता ही है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो आप इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हैं, इतना पेन पेपर की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे कि छाया को बोल रहा है √3, अच्छा ये थीटा के सामने। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक संदूक में कुल 56 रुपया है जो 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं, रुपया 1, पैसा 50, फिर पैसा 25, टोटल जो है वो 56 रुपया है। कह रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 वाले सिक्कों की संख्या से दोगुनी है तथा रुपया वाले संख्या से 4 गुनी है, यानी 50 रुपया वाला जो है इसका दोगुनी है। अगर इसे 2 लिखेंगे तो इसका दोगुनी 4 हो जाएगा और रुपया वाला से 4 गुनी है, यानी अगर ये 1 रुपया है तो ये 4 गुना है। ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे सेट हो गया। अब देखिए 1 रुपया का एक सिक्का यानी कि 1 रुपया, 50 पैसा का 4 गो सिक्का यानी कि 2 रुपया और 25 पैसे का 2 सिक्का का मतलब है कि 0.5 रुपया, यही होगा। अब इन सभी का जो 1, 2, 3, 3.5 रुपया का वैल्यू कितना दिया है, टोटल 56 रुपया दिया है। तो 1 रुपया का वैल्यू देखेंगे तो 56/3.50, यानी कि अगर ऊपर नीचे गुना कर दें, ऊपर नीचे 100 से गुना कर दें अगर 56, तो ये क्या हो जाएगा 350, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 5 7 35, नहीं 7 5 35, 7 8 56, अब 5 से कट जाएगा 16, 1 यूनिट का वैल्यू 16 रुपया आ गया। ठीक है, जब 1 यूनिट का वैल्यू 16 रुपया आ गया तो 1 रुपया का कितना सिक्का होगा 16, इसका कितना होगा 16 दूना ये 32 रुपया होगा और ये कितना हो जाएगा 8 रुपया हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है सिक्कों की संख्या, अब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी अगर 32 रुपया है तो 50 पैसा 32 रुपया में कितना सिक्का होते हैं, 32 रुपया में 0.5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64 रुपया, यानी कि 64 सिक्के हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि 1, 1/2, 1/2 इन सभी का आंकड़ों का बहुलक क्या होता है। बहुलक क्या होता है, तो बहुलक जो सबसे ज्यादा बार जो सबसे ज्यादा बार दिखे, जो सबसे ज्यादा बार दिखेगा वही क्या हो जाएगा, वही बहुलक होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए 1 बार है, 1/2 2 बार है, 1/2 3 बार है, यानी सबसे ज्यादा बार 1/2 दिख रहा है।
तो बहुलक हमारा 1/2 हो जाएगा और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि एक बर्तन में स्प्रिट एवं पानी का मिश्रण रखा हुआ, क्या है, स्प्रिट और पानी का, स्प्रिट और वाटर का मिश्रण रखा हुआ है, ठीक है। कह रहा है जिसमें 18% स्प्रिट है, यानी कि 18% अगर स्प्रिट है तो पानी उसमें कितना होगा, पानी होगा 82%, यही होगा। परसेंटेज से परसेंटेज होगा, ये 2 से काटिए, 2 9 18, 2 से कट जाएगा 41 बार, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि 40 लीटर मिश्रण निकाल कर इतना ही पानी मिला दिया जाता है। अब देखिए इसमें से 40 लीटर मिश्रण को जो है निकाल लिया जाता है। अगर 40 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए तो अनुपात क्या रहेगा, 9:41 ही रहेगा। अब इसमें पानी मिला दिया जाता है, जब पानी मिला दिया जाता है तब स्पिरिट का रेशियो, स्पिरिट हो जाता है 15%। स्पिरिट कितना हो जाएगा 15%, तो पानी की मात्रा कितना हो जाएगा 85%, यानी कि परसेंटेज से परसेंटेज उड़ाइए, 5 3 15, 5 से कट जाएगा 17, यानी 3:17 हो गया। लेकिन क्या मिलाया गया, पानी इसमें मिलाया गया है, तो स्पिरिट तो मिलाया नहीं गया है, तो इस स्पिरिट को हम बराबर करेंगे, तो इनमें 3 से गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 के 9, 17 3 51। जब स्पिरिट हमारा 9 अनुपात में आ गया तो 17 3 51, इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 10 लीटर का अंतर है। अब 10 लीटर का अंतर है, ये किसके बराबर है, तो 40 लीटर के बराबर है। तो 1 लीटर का अंतर कितना हो जाएगा, 4 यूनिट के, 4 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो प्रारंभ में कितना था, 9 41 50, यानी 50 यूनिट का वैल्यू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 लीटर, 200 लीटर। लेकिन इसमें से ये जो 40 लीटर मिश्रण निकाला गया था वो भी तो उसमें ऐड होगा। जो जब ये 40 लीटर मिश्रण निकाला गया था तो इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना प्रारंभ में था, तो 240 लीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के दोगुने में से 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है और छोटी संख्या से दुगने में से 5 घटाने पर पहली संख्या प्राप्त होती है। तो दोनों संख्या क्या होगी, हमने मान लिया कि बड़ी संख्या को हमने कहा कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या जो है इसे हमने y मान लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी बड़ी संख्या के दुगने में से, यानी बड़ी संख्या के दुगने में से कितना 20 घटाने पे छोटी संख्या प्राप्त होती है। एक ये स्टेटमेंट कर रहा है। अब छोटी संख्या से दुगने में से, छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या से दुगने में से 5 घटाने पर पहली संख्या प्राप्त होती है। ये हमारा इक्वेशन बन गया, यानी कि 2x - 20 बराबर y और 2a - 5 बराबर x, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर इसे 2x - y बराबर 20 कर दें, ऐसे x - 2y बराबर -5 रहने दें, तो इन दोनों के इक्वेशन में इसमें 2 से गुना कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 2x - 4y बराबर -10, माइनस करेंगे तो माइनस प्लस, ये प्लस 2x कट जाएगा, 4 में से y गया 3y बराबर 30, तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान 10 आ जाएगा, यानी छोटी संख्या हमारा क्या आ गया 10। अब इस y का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x - 20 बराबर, सॉरी इसमें पुट करते हैं तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 5 + x, यानी कि 10 दूना 20, 20 - 5 बराबर x, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 15, यानी कि एक संख्या बड़ी संख्या 15 है और छोटी संख्या क्या हो जाएगी 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, 15 और 10, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 5 जोड़ देने पर योगफल क्रमशः 24, 32, 36 और 54 से विभाज्य हो जाए। कुछ नहीं करना, सबसे पहले इन सभी का एलसीएम लेना है, 24, 32, 36 और 54, इनका एलसीएम पहले लीजिए, 2 से लीजिए, 2 से 12 बार में, ये 16 बार में, ये 18 बार में, ये 27 बार में, ठीक है। 2 से फिर लीजिए, 2 × 12, 2 × 8 16, 2 × 9 18, 27 का 27 रह गया, ठीक है। एक बार 3 से लीजिए, 3 दूनी 6, 8, 3 का 9, 3 9 27,
एक बार 2 से लीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 3 और ये 9। एक बार 3 से लीजिए, 1 4, 3 एकम 3, 3 3 का 9, अब नहीं आएगा। 3 चौके 12, 3 36, 36 दूना 72, 3 दूनी 6 दूना 12, यानी कि 72 को 12 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 2 7 14, 1 2 2, 1 7 7, यानी कि 4 4 2 6, 7 1 8। 864 में से 5 माइनस कर देंगे तो 859 हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 859 में 5 अगर जोड़ देंगे तो इन सभी संख्याओं से 24 32 36 54 से वो संख्या विभाज्य हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 859, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि 24 विशेषक किसी निश्चित अवधि में 40 प्रशिक्षकों द्वारा किए गए कार्य के बराबर काम कर सकते हैं। किसी कार्य के हिस्से को 9 विशेषक और 25 प्रशिक्षकों द्वारा पूरा किया जा सकता है, तो उतने ही समय में समान कार्य को पूरा करने के लिए 12 विशेषकों के साथ कितने प्रशिक्षकों की आवश्यकता होगी। देखिए कह रहा है कि 24 विशेषक यानी बी बराबर 40 प्रशिक्षक है। यहाँ से 8 तरीके 24, 8 5 40, यानी 3 विशेषक बराबर 5 प्रशिक्षक आगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि यदि 9 विशेषक और 25 प्रशिक्षक द्वारा पूरा किया जा सकता है, उतने ही समय में 12 विशेषकों द्वारा कितने प्रशिक्षकों की आवश्यकता होगी। मान लीजिए कितने प्रशिक्षक, उसको x मान लें। तो बस यहाँ 3b है, 3b का मान अगर 5p है तो 9p अगर इसका 3 गुना करेंगे तो ये भी 9b बराबर क्या हो जाएगा? 15p हो जाएगा। तो 15p प्लस 25p बराबर ये 15b है। अब देखिए 12b है, अगर इसका 4 गुना करेंगे तो 4 3 12b बराबर क्या हो जाएगा? 4 5 20p। तो ये हो जाएगा 12b बराबर 20p प्लस x। अब 15 और 25 कितना हो जाएगा? 40p माइनस 20p इधर आ जाएगा, 20p बराबर x। तो x का मान कितना आ जाएगा? 20 प्रशिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि 2 पाइप ए और बी एक खाली टंक को क्रमशः 1.8 और 2.7 घंटा में पूरा भर सकता है। 2 पाइप है, ए जो है 1.2 घंटा में भर सकता है और बी पाइप है इसे 2.7 घंटा में भर सकता है। किसी अन्य पाइप की कार्यरत न होने की स्थिति में पाइप सी 4.5 घंटा में पूरी टंकी को खाली कर सकता। ये भरने वाला है तो प्लस, ये खाली करने वाला तो इसे माइनस से लिखते हैं। ये कितना देर में खाली करता है? 4.5 घंटा में खाली कर देता है। शुरू में टंकी खोली होने पर पाइप ए और सी को खोला जाता है। शुरू में पाइप ए और सी को खोला जाता है और कुछ घंटे बाद पाइप ए को बंद करके पाइप बी को खोल दिया जाता है। इस प्रकार टंकी को भरने में 5.5 घंटे का समय लगता है। तो पाइप बी कितने घंटे में भरेगा? देखिए इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 18 27 45 का एलसीएम हो जाएगा 27। तो ए का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 27/18। 27/18 का मतलब हो गया ए का इस क्षमता जो है ये 15 हो जाएगा, बी का क्षमता हो जाएगा 10 और सी का क्षमता हो जाएगा आपका 6, यानी ये खाली करने वाला है। पहला कह रहा है कि ए और सी को खोला जाता है। जब ए और सी को खोलेंगे तो देखिए 15 में से 6 गया 9, यानी 15 लीटर ये पानी भरेगा और 6 लीटर खाली कर देगा तो कितना बचेगा? 9 लीटर। अब ये 9 लीटर पानी बचेगा और टोटल समय हमसे कह रहा है कि 5.5 घंटा टोटल समय लगा। अब देखिए मान लीजिए ए और सी को 5.5 घंटा तक हमने खोल दिया तो 9 के क्षमता से 5.5 घंटा में कितना लीटर पानी को स्टोर करेगा? ये करेगा 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 5 45 4 49, यानी कि 49.5 लीटर पानी को स्टोर कर दिया। हमको भरना कितना था? 27 लीटर। तो 49 में से 27 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 22.5 लीटर। यानी कि ये ज़्यादा भर दिया, 22.5 लीटर ज़्यादा भर दिया, लेकिन वो कौन भरेगा? तो वो भरेगा बी। ठीक है, अब ए को बंद कर दिया जाता है। अब ए को बंद कर दिया जाता है और बंद करके पाइप बी को खोल दिया जाता है। इस प्रकार टंकी को भरने में 5.5 घंटा लगता है। ठीक है,
अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 यूनिट का अंतर है। तो 22.5 के हिसाब से ये 5 यूनिट कितना घंटा में भरेगा, 5 के 20, 50, 25, यानी कि बी जो है ये 4.5 घंटा में उस पानी को भर देगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।